नमस्कार दोस्तों, बीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीपी सैनी स्वागत करता हूं आपका। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने यहाँ पर एंजाइम और टूल्स, जो टूल्स पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें हमने एंजाइम पढ़ लिए थे और वेक्टर का कुछ टाइप पढ़ लिया था, लेकिन वेक्टर के एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो अलग अलग वेक्टर हैं। वेक्टर आप समझिए, अगर नहीं समझे हो तो हमारी पुरानी क्लास को आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला टाइप है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसमें सबसे पहला टाइप होता है वेक्टर का। ठीक है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड मैंने बताया था आपको वहां पे कि जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु होता है बैक्टीरिया, जिसे हमने एक बैक्टीरिया बना दिया ये वाला। इस बैक्टीरिया में इसका स्वयं का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर डीएनए होता है। लेकिन इस बैक्टीरिया में एक छोटा वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड एक और क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड, इसकी विशेषता क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी लड़ी वाला होता है। दोहरी लड़ी वाला हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये उपयोगी क्लास है, एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए। तो आप ध्यान से पढ़ना इसको कि जो दोहरी लड़ी है डबल स्टैंडर्ड वाले, क्योंकि आरएनए मुख्यतया क्या होते हैं, आरएनए वो सिंगल लड़ी वाले होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। लेकिन इनके अपवाद भी हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, जो कि अलग अलग वायरसेस में पाया जाता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। वो एक्सेप्शनल है कुछ, लेकिन जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना प्लाज्मिड है वो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरी लड़ी वाला है। और क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्योंकि खुद बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस होता नहीं है बैक्टीरिया में, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए उसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जैसा ही न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो हमें उससे बैक्टीरिया से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें है प्लाज्मिड से मतलब। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। और इसमें जो नॉन जेनेटिक होता है, याद रखना, ये नॉन जेनेटिक होता है बैक्टीरिया के लिए। मतलब इसमें जेनेटिक्स का बैक्टीरिया में कोई योगदान नहीं कि आगे बैक्टीरिया के जो इम्पोर्टेंट फीचर है उनको आगे बैक्टीरिया की जो प्रोजेनी बनेगी उसमें ट्रांसफर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ हम इसको प्लाज्मिड केवल डिफेंस सिस्टम के लिए ज़्यादातर बैक्टीरिया में यूज होता है। इसके अलावा देखो, हम देखते हैं कि जो सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, और साइंटिस्ट ने क्या हुआ, प्लाज्मिड को मॉडिफाइड करके उसमें कुछ फीचर ऐड किए और कुछ ऐसे वेक्टर का निर्माण किया। प्लाज्मिड ही है वो, लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर का निर्माण किया जो ज़्यादा एफिशिएंट थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये भी प्लाज्मिड है जो किससे निकाला है, ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया से जो निकलेगा उसके एग्जाम्पल के रूप में एक में बना देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम है PBR 322। ये क्या है, एक प्लाज्मिड है जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। आर्टिफिशियल तो नहीं है, लेकिन प्लाज्मिड में कुछ फीचर ऐड करके बनाया है। अब P का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा, और B का मतलब हो जाएगा, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है बोलीवर, और R का मतलब होता है इसका दूसरा साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया था, उसको बोलते हैं हम रोड रिंग्स, बोलीवर और रोड रिंग्स। और ये 322 क्या है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है, एक्सपेरिमेंट नंबर। तो ये PBR 322 है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मिड है, जो कि बोलीवर और रोड्रिग्स ने इसको बनाया था। और 322 इसके एक्सपेरिमेंट नंबर है, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला था। उसी के साथ एक और बनाया था PBR 327। ठीक है, 327। ये दोनों एग्जाम्पल PBR के ही 322 और 327 है, याद रखना। इसमें ज्यादा फेमस कौन सा है, 322, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो एक प्रकार का प्लाज्मिड है जो ई कोलाई से निकाला है, और इसमें दो वैज्ञानिकों का योगदान है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके इसको अच्छा बनाया गया है।
इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल प्लाज्मिड के और दो एग्जाम्पल और है, देखो वो एग्जाम्पल है पी, यहाँ पर PuC 18 और एक है PuC 19। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल भी किसके हैं, 18 19, ये भी क्या है, प्लाज्मिड के एग्जाम्पल है, प्लाज्मिड के ही ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर यूसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी का मतलब होता है। और 18 और 19 क्या है, यहाँ पर इसके एक्सपेरिमेंट नंबर है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ये प्लाज्मिड को फॉर्म किया गया है। ये सारे के सारे प्लाज्मिड इकोलाई बैक्टीरिया से ही निकाले गए। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड का। इसके अलावा कुछ और प्लाज्मिड है जो वेक्टर के रूप में काम करते हैं, जैसे उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, टीआई प्लाज्मिड। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आ गया है प्लाज्मिड के एग्जांपल में, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। और एक है आरआई प्लाज्मिड, एक टीआई प्लाज्मिड है, एक है अपने पास आरआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ, इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग। और आरआई का मतलब होता है अपने पास रूट इंड्यूसिंग, आरआई का मतलब होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो टीआई यानी टीआई प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और आरआई को क्या बोलेंगे, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दो प्लाज्मिड और है। देखो ये टीआई जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, ये आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, एक्रोबैक्टीरियम, एग्रीकल्चर वालों ने विशेषकर सुना होगा, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस, ट्यूमिपेशियंस एक बैक्टीरिया है, वहां से इसको प्राप्त किया गया है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस को। इसके अलावा एक और है आरआई प्लाज्मिड, इसको प्राप्त किया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। ठीक है, राइजोजीनस एक बैक्टीरिया है, उससे प्राप्त किया गया है। अब एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस जो ये वाला बैक्टीरिया है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस ये वाला बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, डाइकोट में एक डिजीज कोज करता है जिसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन रूट डिजीज, क्राउन रूट डिजीज। ठीक है, यहाँ पे मैं सही करता हूँ उसको थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। क्राउन रूट डिजीज। ठीक है, तो क्राउन रूट डिजीज से मतलब ये होता है कि डाइकोट में जो होते हैं उसमें अपने पास जो रूट होता है, रूट का थोड़ा ऊपर वाला पार्ट जो कि सरफेस से निकला हुआ होता है, सरफेस और एयर स्पेस के बीच में जो पार्ट होता है, वहाँ से जो नोड से जो जड़ें निकलती है उसको बोलते हैं क्राउन रूट। वो क्राउन रूट में क्या कर देता है ये बैक्टीरिया गांठें बना देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ये मान लो ये अपने पास एक पेड़ है और ये निचला हिस्सा तो क्या कहलाएगा, रूट। अगर अपन डाइकोट पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या प्राइमरी जड़ें, सेकेंडरी जड़ें सब रहेगी, ये रूट है। और जो यहाँ से निकलते हैं ये वाली जड़ें, ये वाली होती है क्राउन रूट। तो इनमें क्या होती है, गांठें बन जाती है इस बैक्टीरिया के अटैक से। तो इसकी पूरी क्रियाविधि बाद में बनाएंगे। तो क्राउन रूट जो डिजीज होती है, ये रूट है अपनी, और ये सूट है, और ये यहाँ पर सरफेस है पूरी। ठीक है, तो ये जो ये वाली जड़ें हैं यहाँ वाली, इस बीच में यहाँ पर पूरी जड़ों में क्या बनता है, यहाँ पर नोट बन जाता है, रूट, रूट नोट, नोट मतलब जड़, क्राउन रूट। तो पूरी रूट जो होती है वो क्राउन रूट जो होती है पूरी गांठें बन जाती है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ट्यूमर। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर बनाता है। इसी के अलावा अगर दूसरी बात करो, सर इसका फिर प्लाज्मिड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आगे बताऊंगा कि ये प्लाज्मिड कैसे काम करेंगे। जैसे टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस में पाया जाता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस बैक्टीरिया क्या होता है, डाइकोट प्लांट में क्राउन रूट डिजीज को कोज करता है। इसी का उपयोग आगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करेंगे। अभी इतना याद रखो, टीआई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस से, और आरआई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त किया है, रूट इंड्यूसिंग
RI का मतलब होता है रूट इंड्यूसिंग, और ये भी एग्रोबैक्टीरियम जो जीनस है उसी के राइजोजीनस स्पीसीज से ये प्राप्त किया गया है। ये दोनों याद रखना। ये भी क्या करता है याद रखना, जैसे वो अपने पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेसेंस डाइकोट में कोज कर रहा था क्या, क्राउन रूट डिजीज, ऐसे ही ये करता है अपने पास एरी रूट डिजीज, एरी रूट डिजीज कोज करता है कौन, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, जिसमें क्या पाई जाती है, आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के स्पेशल प्लाज्मिड है जो नेचर में उपस्थित हैं। इनका भी हम यूज करेंगे, कैसे आगे यूज करेंगे, मैं इसका यूज अच्छे से बताऊंगा, आपको ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेसेंस से क्राउन रूट डिजीज होती है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेसेंस का जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग करता है, और ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर को गांठों को बनाना वो कहाँ पर बनाता है, क्राउन रूट पर बनाता है, इसलिए क्राउन रूट डिजीज भी इसको बोला जाता है। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस एक बैक्टीरिया है, उसमें एक प्लाज्मिड होता है, उसको आरआई प्लाज्मिड बोलते हैं। आरआई की फुल फॉर्म होती है रूट इंड्यूसिंग, और ये हेयरी रूट डिजीज करती है, रूट को बारीक बारीक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर में बदल देती है, इसलिए इसको हेयरी रूट डिजीज हम यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला टाइप प्लाज्मिड का। और याद रखना प्लाज्मिड जो होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन वेक्टर होते हैं, मोस्ट कॉमन वेक्टर होते हैं। कोई सा भी प्लाज्मिड हो वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वेक्टर के रूप में। वेक्टर वो डीएनए है जो पैसेंजर या डिजायर्ड जीन को एक से डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ले जाएगा, उसे वेक्टर बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर। ठीक है, और अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं किसका, वेक्टर का। तो सेकंड टाइप, पहला टाइप हो गया प्लाज्मिड, और सेकंड टाइप जो हम देखते हैं वो है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसके रूप में, वेक्टर के रूप में, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस। इनको हम यूज करते हैं क्योंकि इनका नेचर भी वैसा ही होता है, वायरस का नेचर ऐसा ही होता है हमेशा कि वो अपने ही जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म के डीएनए से अटैच कर सकता है, तो ये बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ऐसे वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इनको हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में याद रखना है इनको, जीवाणु, जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु जो इसको संक्रमित करते हैं। वायरस ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को यहाँ पर संक्रमित करेंगे, इन्फेक्टिव करेंगे और बैक्टीरिया को खत्म करेंगे। और याद रखना इनकी कैपेसिटी, ध्यान रखना कि बैक्टीरियोफेज वायरस कितनी कैपेसिटी की, कितने किलो बेस पेयर, यहाँ केबीपी का मतलब होगा किलो बेस पेयर, किलो बेस पेयर से हम बेस पेयर से किसी डीएनए की लंबाई को नापते हैं। तो यहाँ पर ये 9 से 23 किलो बेस पेयर, ठीक है, किलो बेस पेयर जो है इतनी इतनी साइज की जीन को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। 9 to 23 किलो बेस पेयर साइज की जीन को ही बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज जो वेक्टर के रूप में काम करेगा उसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेमडा बैक्टीरियोफेज, लेमडा बैक्टीरियोफेज एक एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है एमबी बैक्टीरियोफेज। इनके फुल फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यह हल्का सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि लेमडा बैक्टीरियोफेज और एमबी बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अपना 9 से 23 किलो बेस पेयर वाली जीन यानी डिजायर्ड जीन को ही ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर हम कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया की कैपेसिटी कितनी है। ऐसा बैक्टीरियोफेज जो वेक्टर के रूप में काम करेगा उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, केवल 9 से 23 किलो बेस पेयर ही उसकी कैपेसिटी होती है। ये सेकंड टाइप ऑफ क्या हो गया, ये सेकंड टाइप ऑफ अपने पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब थर्ड टाइप के वेक्टर में हम बात करें, थर्ड टाइप के वेक्टर में हम बात करें तो एनिमल एंड प्लांट वायरस। जब बोला कि बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, पता है आपको बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, तो हम थर्ड टाइम में बात कर लेते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, एनिमल और प्लांट वायरस। जितने भी एनिमल और प्लांट वायरस हैं
उनमें से कौन से वायरस जो हैं वो वेक्टर के रूप में यूज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको रखना है, SV40 वायरस का नाम आपने सुना होगा। SV40 वायरस का नाम आपने सुना होगा। तो SV40 वायरस जो है वो क्या करता है, माउस सेल यानी चूहे की कोशिकाओं में क्या करता है, एनिमल में, ये एनिमल में पाया जाता है। बेसिकली एनिमल एंड प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं। तो ये माउस सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया SV40 वायरस, जो हम इसको यूज कर सकते हैं वेक्टर के रूप में। इसी के अलावा दूसरे एग्जांपल में बात करें, CME, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इसको बोलते हैं। तो CMV वायरस जो होता है वो प्लांट सेल से हमने एक्सट्रैक्ट किया, वहाँ पे किसी भी चीज़ को ट्रांसफर कर सकता है, वहाँ पे आसानी से काम कर सकता है। तो ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर ये DNA का ट्रांसफर कर सकता है। इसकी ये क्षमता है कि वेक्टर बन सकता है। इसके अलावा जो मनुष्य में जो होते हैं ह्यूमन वायरस, एडिनो वायरस, इधर से रेट्रो वायरस और अर्पीज के वायरस। अर्पीज एक बीमारी, उसके वायरस, ये 3 बीमारियों के वायरस। रेट्रो वायरस जो रूप बदलने वाले बहुरूपी वायरस होते हैं उनको रेट्रो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस और अर्पीज वायरस ये किसमें जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं एनिमल में, इनको एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, एनिमल और प्लांट के वायरस भी क्या कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे SV40 वायरस माउस की सेल में ट्रांसफर कर सकता है, SME वायरस प्लांट सेल में ट्रांसफर कर सकता है, एडिनो, रेट्रो और अर्पीज का वायरस जो होता है वो एनिमल सेल में क्या कर सकता है, जीन का ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अब तक व्हाइट बोर्ड पर क्लास लग रही थी, आज ही पहली डिजिटल क्लास है यहाँ से, तो ऐसी उपलब्धता नहीं हो पा रही है मेरी, इसलिए जॉब भी करनी होती है और बाकी दूसरे काम भी करने होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। 17 जुलाई याद रखना, FCI की डेट क्या है, 17 जुलाई 2021, ये आपकी फाइनल डेट मान के चलो। तीसरी वेव कोरोना की अभी शायद नहीं आएगी, तो IBPS जो एग्ज़ाम लेगा वो एक्यूरेट टाइम पे लेने के लिए फेमस है। और एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है हार्ड से मॉडरेट रहता है। मैं पहले बता दूं आपको, इसलिए रहता है क्योंकि सीट जो है बहुत ज़्यादा कम है। सीट यानी कि वैकेंसी, रिक्रूटमेंट जितना करना है बहुत ज़्यादा कम है। और हम विशेषकर किस पे ध्यान दे रहे हैं, टेक्निकल पे। बाकी दूसरे वाले भी एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन AGM टेक्निकल में 27 पोस्ट पहले थी, उसमें से भी कुछ 25%, 33% का कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। उस कंट्रोवर्सी पे ध्यान बिल्कुल मत दो, क्योंकि आधा टाइम उस पर लगा दोगे तो फिर इधर क्या करोगे, क्योंकि लास्ट में केवल आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए याद रखना कि केवल मेहनत पे फोकस करो, क्या बाहर चल रहा है, किस ग्रुप में क्या बातें चल रही है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रुप में बातें करने वाले पहले भी ग्रुप में ही बातें कर रहे थे, ठीक है, और वो आगे भी करते रहेंगे। तुम्हें केवल अपनी हार्ड स्टडीज पे ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। अब अपन चौथे टाइप का जो कि वेक्टर होता है वो पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं कोसमिड। चौथे टाइप का वेक्टर क्या बोलते हैं, कोसमिड। अब कोसमिड में देखो, कोसमिड किस शब्दों से बना है, 2 शब्दों से, कोस प्लस प्लाज्मिड। क्योंकि मिड आ गया तो यहाँ पे आपको पता चल गया वो प्लाज्मिड का कुछ किया हुआ। अब कोस क्या है, कोस साइट है। सर ये कोस साइट प्लस प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड तो समझ में आ गया, लेकिन कोस साइट क्या होती है। कोस साइट एक स्पेशल साइट होती है जो कहाँ से प्राप्त करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस से। बैक्टीरियोफेज वायरस से प्राप्त की हमने कोस साइट, और प्लाज्मिड आप जानते हो, ठीक है। तो दोनों को, जैसे मान लो कि बैक्टीरियोफेज वायरस का प्लाज्मिड है या DNA है, वो भी क्या कर रहा था, वेक्टर का काम, और प्लाज्मिड भी वेक्टर का काम कर रहा था। लेकिन हमने सोचा कि दोनों को मिलाया जाए, कुछ कैपेसिटी बढ़ सकती है क्या, और यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ी है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ी है, और ये कैपेसिटी बढ़ के वेट ट्रांसफर की 30 to 45 kbp, ठीक है,
30 से 45 किलो बेस पेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। सर आपने एनिमल और प्लांट वायरस का क्यों नहीं बताया, ठीक है, और प्लाज्मिड का क्यों नहीं बताया, सब बता दूंगा मैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो जो पूछे गए हैं। जैसे कोस्मिड पूछा गया है, कोस्मिड की कैपेसिटी पूछी गई है, चलो छोड़ो कैपेसिटी भी छोड़ो आप, पर ये याद रखो कि कोस्मिड है क्या, कोस्मिड है क्या। मान लो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा वेक्टर है जो डीएनए ट्रांसफर में काम करता है, वहां पे दे दिया कोस्मिड, बैक्टीरियोफेज, डीएनए ट्रांसपोजोन, तो याद होना चाहिए कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। कोई ऐसी चीज दे देंगे जो नहीं होगी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके अलावा पांचवा जो एग्जाम्पल इसमें आएगा कोस्मिड के साथ फेजमिड, फेगमिड, ठीक है। सर ये क्या बला आ गई, कोस्मिड और फेगमिड, देखो मिड आ गया तो यहाँ प्लाज्मिड तो रहेगा। फेगमिड का मतलब हो जाता है कि जो फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज सब चलेंगे, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज सब चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना पास जब कोस साइट बैक्टीरियोफेज की क्या लेनी है, केवल कोस साइट मतलब छोटा सा डीएनए का पार्ट लेना है। एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसका छोटा सा पार्ट लेना है जिसको कोस साइट बोलते हैं। कोस साइट के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। अगर कोई कमेंट में पूछ लेगा तो उसको बता दूंगा कि कोस साइट क्या होती है, ठीक है, लेकिन रहने दो भी, बाकी लोगों का भी इंपॉर्टेंट टाइम वो भी केवल जानकारी ले लेके इसी कि कोस प्लस प्लाज्मिड कोस्मिड होता है, कोस साइड किससे, बैक्टीरियोफेज वायरस से। तो यह तो बात हो गई ये वाली, इसकी कैपेसिटी 30 से 45 किलो बेस पेयर ट्रांसफर करने की है। और फेजमिड जो होता है वो क्या होता है, फिलामेंटस, स्पेशल याद रखना, फिलामेंटस जो बैक्टीरियोफेज है, फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी वायरस है जो कैसा है, फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब तंतुनुमा, तंतुनुमा लंबा वाला, फिलामेंटस, फिलामेंटस जैसे फिलामेंट क्या होता है, लंबा सा तार होता है, वैसे बैक्टीरियोफेज वायरस जो लंबे बैक्टीरियोफेज वायरस है उनका क्या निकाला है, डीएनए, डीएनए फिलामेंटस बैक्टीरिया प्लस क्या होगा, प्लाज्मिड होगा इसे, ठीक है। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया फेज प्लस डी बैक्टीरियोफेज का डीएनए प्लस प्लाज्मिड, यानी ऐसे तंतुमय जीवाणुभोजी वायरस का डीएनए लिया और प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, तो इसको जो बना है उसको क्या बोलेंगे, फेजमिड। तो याद रखना फेजमिड, कोस्मिड, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज डीएनए, एनिमल या प्लांट वायरसेस, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, ये सब क्या है, ये अपने प्रकार हैं, किसके, वेक्टर के ही प्रकार हैं, याद रखना, ठीक है। अब फेजमिड जो बनाया है वो उसके दो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मिलते जुलते हैं। तो फेजमिड के एग्जाम्पल में बता दूं आपको, एक है PUC 118, पहले केवल 8 था ना, PUC 119, यूसी का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, याद है आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और पी का मतलब प्लाज्मिड, तो एक प्रकार का प्लाज्मिड है। और एक यहाँ पर 118, 119, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 8 और 9 था, वो प्लाज्मिड था, ये क्या है, फेजमिड। तो एग्जाम्पल किसके हैं, ये फेजमिड के हैं, इसलिए इंपोर्टेंट याद रखना है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको 118, 119। और इनकी कैपेसिटी, फेजमिड की कैपेसिटी 10 kbp होती है, यानी 10 किलो बेस पेयर, यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन कम से कुछ नहीं, एफिशिएंसी भी कोई चीज़ होती है, कैपेसिटी से कुछ नहीं होता है। आपकी कैपेसिटी बहुत है, आप 10 घंटे पढ़ सकते हो बैठ के, ये आपकी कैपेसिटी है, लेकिन वो 10 घंटे में कोई दूसरा जो भी स्टूडेंट है वो 1 घंटे में आपके 10 घंटे के बराबर पढ़ लेगा, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आपको स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट लेक्चर और एक्यूरेट लेक्चर, जिसमें वीडियो 1 घंटे का देखा, 15 मिनट का तुमने पढ़ा, 15 मिनट का 15 दिन में भूल गए, ऐसा लेक्चर नहीं चाहिए तुम्हें। इसलिए याद रखना कि स्मार्ट स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अब आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं, महीने के लगभग बचा है, तो ये याद रखना है ना। कैपेसिटी इसकी कितनी, 10 किलो बेस पेयर। इसके अलावा हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि हमने कुछ ये थोड़ा बहुत तो नेचुरल प्लस थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल हमने करके प्लाज्मिड, कोस्मिड, फेजमिड बना दिया है, ठीक है, इसमें सब नेचुरली थी, बस इधर उधर अपने बदला है। लेकिन अब कुछ ट्रू आर्टिफिशियल क्या बना है, तो ये हमारा छठे नंबर पे आ जाएगा बैक्टीरिया का प्रकार, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी किस रूप में यूज कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में कर सकते हैं, किस रूप में, एज वेक्टर,
जो हमने बनाया है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनका नाम याद रखना, BAC, YAC। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, BSC, YSC और MAC। तो AC का तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब यहाँ B का याद रख लेना, ये है बैक्टीरियल। Y का याद रखना, ये है ईस्ट। ईस्ट क्या है? फंगस है। और कौन सी फंगस है? यूनिसेलुलर। ठीक है, इस पर बहुत बड़ा विवाद है, यूनिसेलुलर, क्योंकि फंगस हमेशा मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट बोलते हैं इसको, खमन, ईस्ट, खमीर। ठीक है, इसके अलावा ये है अपना मेमेलियन। मेमेलियन, ठीक है। तो मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तीनों ही क्या है? प्योरली आर्टिफिशियल है। और इनकी क्या होती है? कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप दिखाऊं मैं आपको, जैसे बैक्टीरिया का जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने बनाया है, उसकी कैपेसिटी 50 से 300 किलो बेस पेयर ले जाने की है। इतनी गहराई या इतनी लंबी जीन को ये ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईस्ट की, तो 1000 से लेकर 2000 किलो बेस पेयर को भी ये ले जा सकती है। और बात करें मेमेलियन क्रोमोसोम की, जो आर्टिफिशियल बनाया है, वो 2000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा किलो बेस पेयर वाली जीन को ले जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अपना मेमेलियन जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर रखता है। इसी के अलावा हम बात करें कि कुछ जंपिंग जीन पाए जाते हैं। जंपिंग जीन, जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन सर क्या होते हैं? जंपिंग जीन, इनको याद रखना, इनको बोलते हैं ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन। इसकी खोज की थी बारबरा, यहाँ पर बारबरा मैकलिंटॉक। एक लेडी है बारबरा, जिसको अपन बोलते हैं लेडी मेंडल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेडी मेंडल। मेंडल को आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। बारबरा मैकलिंटॉक। और किस में की थी इन्होंने खोज इसकी? मेज में, यानी मेज के प्लांट में की थी। अब ये जंपिंग जीन क्या होते हैं? कुछ जीन ऐसे होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक जगह से, जो अपने खुद के जीनोम में या खुद के डीएनए में एक जगह से शिफ्ट हो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जंप कर जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। और इनको नाम दिया है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन ऐसे जीन जो एक जगह से अल्टर होकर दूसरी जगह पे जाके जुड़ जाए, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाके जुड़ जाए अपने आप स्वतः ही, उनको बोलते हैं ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन, ट्रांसपोजोन। ठीक है, याद रखना। और इसको भी किस रूप में यूज किया जा सकता है? यूज एज वेक्टर। इसको वेक्टर के रूप में यूज किया जा सकता है, जंपिंग जीन को भी। तो इसको भी हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, याद रखना। ये याद रखना कि जंपिंग जीन की खोज कहाँ हुई थी? मेज में। बारबरा मैकलिंटॉक ने यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की थी। इसके अलावा देखो, अब अपने पास वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। कौन कौन से वेक्टर यहाँ पर हमें मिले हैं? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर कौन सा है? कॉमनली यूज होने वाला वेक्टर है प्लाज्मिड। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे कि प्लाज्मिड में PBR जो है 322, ये बिहार का मतलब क्या है? बोलीवर और रिंग्स 322 क्या है? और कोई पूछे PUC में UC क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और कोई पूछे PUC 8 एंड 9 क्या है? ये प्लाज्मिड है। PUC 8, 9 क्या है? प्लाज्मिड है। और PUC 118 एंड 119 ये क्या है? ये फेजमिड के एग्जाम्पल है। फेजमिड के एग्जाम्पल है। कोसमिड क्या होता है? कोई पूछे कोसमिड क्या होता है, तो याद रखना कोसाइट, कोसाइट प्लस प्लाज्मिड, याद रखना ये वाली चीज। और कोई पूछे फेजमिड, तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं उसका डीएनए, फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज का डीएनए
प्लस प्लाज्मिड, दोनों को मिला क्या बोलते हैं, प्लेज्मिड बोलते हैं। तो ये क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं। और इसी के साथ याद रखना कि अपनी जो क्लासेस चलेगी बायोटेक की चल रही है, ठीक है, बायोटेक की क्लास चल रही है यहाँ पर अभी। और बायोटेक की ये 6ठे नंबर की क्लास है। इसमें इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 3 या 4 क्लास, ज़्यादा 3 या 4 क्लास में ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, ठीक है, इसके अलावा आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये अपनी खत्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सब कवर हो जाएगा। याद रखना एफसीआई एजीएम जो है 17 जुलाई 21 को हो रही है। आपके पास लगभग 30 दिन है। और जो फर्स्ट पार्ट के 60 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट के 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितने हुए, 120, ठीक है, 120 क्वेश्चन है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में कितने हैं, 120, ठीक है, 120 ये है आपके पहले पार्ट में। और बी पार्ट में आपके कितने, 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन जो है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये हो गए आपके 120 नंबर के क्वेश्चन। और जो अपने पास फर्स्ट पार्ट में है 120 क्वेश्चन, वो 0.5 नंबर का है। तो ये हो गए 60 नंबर। तो आपके टोटल नंबर 180 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन सही करोगे तो यहाँ पर 1 कर दोगे ज़्यादा, तो उसमें आपका बराबर हो जाएगा। तो ये जो 60 क्वेश्चन पे है, मेरा फोकस केवल इन पे है। आप इनको, मैं आशा करता हूँ, संभाल लोगे। बाकी एग्रीकल्चर का जितना पोर्शन मैं कवर करवा दूंगा इनमें हो जाएगा। लेकिन मेरा मेन फोकस है सबसे ज़्यादा एंटोमो, ठीक है, बायोटेक, प्लांट पेथो प्रोटेक्शन वाला चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर बायोकेम यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक्ट हैं वो एक्ट आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। 4 एक्ट हैं टोटल। एक दिन बैठ के चारों एक्ट आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। पढ़ो भी नहीं तो एक बार उसको नेट से गूगल करके बढ़िया लिख लो, ऑब्जेक्टिव उसके लिख लो, उसकी इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट फीचर, इम्पोर्टेंट पर्सन, वो लिख लीजिए आप। बाकी एक्ट में पढ़ा दूंगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा टेक्निकल पोर्शन पे, ताकि आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि हम डिजायर्ड जीन, या फिर जिसको फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए बोलते हैं, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे और उसको आगे कैसे भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।